आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग 1 मिनट का साइलेंस प्रार्थना करते हैं, मौन प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे जारी रखते हैं। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, IFPH फोरम पिछले कई एक वर्षों से लगातार दैनिक वेबिनार का आयोजन करता रहा है और जिसके तहत हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते रहे हैं। और देश विदेश सभी जगह से हमारे इस फोरम में लोग शामिल होते रहे हैं और रिसेंटली 1 साल पूर्व हम लोगों ने हिंदी में भी सेशन को कार्यक्रम को शुरू किया और यह हिंदी सेशन का आज 399 डेज है। 399 है। कल हम लोग 400 दिन हो जाएगा हम लोग का हिंदी सेशन का कंटिन्यूअस, और ये विदाउट ब्रेक, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और 7 से 8 के बाद में 8 से 9 हम लोग का अंग्रेजी सेशन होता है, जो कि हम लोग का 1500 से ज्यादा दिन क्रॉस कर चुका है। मलयालम भी उसी तरह से 9 से 10 के दिन बात कर चुका है। आज के इस विशेष वेबिनार में डॉक्टर वैदेही गुप्ता जी आई हैं, जो हमारे आज के लिए अपना प्रस्तुति देंगे। डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता ये MD हैं आपको, और BHMS इन्होंने RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है और फिर MD भी इन्होंने RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पास किया है। अभी इन्होंने काम किया है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन राम बालक सिंह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, और अभी हाल में ही ये मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ बिहार में पोस्टेड हुई हैं। तो वैदेही जी, मैं आपको बधाई भी देता हूँ इस नए जीवन यात्रा के लिए। और आज का वैदेही जी का जो विषय है, यह हम लोगों को बताने जा रही हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। साथियों, सिग्नेचर से हम लोग हस्ताक्षर को ही केवल देखते हैं, लेकिन इस हस्ताक्षर और मेडिकल साइंस इसका क्या रिलेशन है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके विषय में विशेष परिचय डॉक्टर वैदेही गुप्ता जी देने जा रही हैं। तो वैदेही गुप्ता जी, आप अपना लेक्चर्स को शुरू कर सकती हैं। Thank you, sir. And am I audible, sir? I'm just sharing my screen. मेरा स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। ओके। So doctrine of signature, ये आज का टॉपिक है। The outward appearance of a body is its special properties, and there is a relationship between the outward qualities of a medicinal object and the disease against which it is effective. यानी कि कोई भी मेडिसिन है, नो मैटर वो कौन से सोर्स का है, वो प्लांट सोर्स का रहे, एनिमल सोर्स का रहे, मिनरल किंगडम का रहे, वो जैसा दिखता है कहीं ना कहीं वो उस चीज को ठीक करता है जो उससे रिलेटेड है। लाइक जैसे चेरडोनियम, उसका फ्लावर येलो होता है, उसका रूट येलो होता है, और चेरडोनियम को हम लोग जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में है कि एक वॉलनट है, अखरोट है, जो कि ब्रेन की शेप का है, और अखरोट यूज किया जाता है ब्रेन के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। मीनिंग डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का, डॉक्ट्रिन का मतलब थ्योरी और बिलीफ, सिग्नेचर 2 वर्ड से बना है, साइन एंड नेचर। यानी नेचर जो साइंस रिफ्लेक्ट करता है अपने अपीयरेंस से, उसका जो थ्योरी है और बिलीफ है, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। सो बिलीफ ऑन वेरियस साइंस ऑफ नेचर, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलिट्यूड, क्योंकि सिमिलैरिटी है मेडिसिन का अपीयरेंस और जिस तरह से डिजीज रिफ्लेक्ट होता है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलिट्यूड भी कहते हैं, यानी सिमिलर कहते हैं।
History. It is an old concept found in many European civilization and later on accepted by various schools of medicine. तो यूज बहुत पहले से हुआ था, बहुत ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये एक्सेप्ट हुआ, बट इट वाज पारासेल्सस जो सबसे पहले इस चीज को प्रमोट किए, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका का बहुत सारा सोर्सेज है, प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स, प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट, chemical sources, empirical sources, accidental sources, toxicological sources, clinical observation and doctrine of signature। तो ये मटेरिया मेडिका का एक सोर्स भी है। अब सारा मेडिसिन एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका पॉइजन ऑफ हनी बी से बना हुआ है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है एपिस के पेशेंट का, वो भी काफी हद तक मधुमक्खी के जैसा ही लगता है। एपिस मेलिफिका हाईली जेलस क्रिएचर, द क्वीन बी इज द मोस्ट जेलस ऑर्गेनिज्म इन नेचर। तो एपिस बहुत ही जेलस क्रिएचर है, उसमें जेलसी बहुत ज्यादा है एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ऐसा देखा गया है डॉक्यूमेंट्स में कि मधुमक्खी एक छत्ते से दूसरे के छत्ते से अपने छत्ते में हनी भी चुरा करके लाता है, तो वो जेलसी का फीचर इसमें है। सेम चीज पेशेंट में भी मिलता है। एपिस पेशेंट इज ऑल्सो वेरी जेलस एंड सस्पिशियस इन नेचर, तो उसमें भी जेलसी बहुत ज्यादा है। एलन में एक लाइन लिखा हुआ है, एलमेट्स फ्रॉम जेलसी। तो जेलसी कान प्रॉब्लम होता है, वही जेलसी जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है फिर वो डिजीज का फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ हाइव्स आर मेंटेन्ड और रेगुलेटेड बाय फेचिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फैनिंग व्हिच गिव्स क्लू रिगार्डिंग द थर्मल रिएक्शन। यानी जो हाइव से उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, कभी चाहे वो वाटर के ड्रॉपलेट से जो भी है उसको रेगुलेट करे, या फिर विंग्स के थ्रू फैनिंग के थ्रू उसको रेगुलेट करे, उसका टेम्परेचर को नॉर्मल से थोड़ा ठंडा रखा जाता है। लाइक द बी, द एपिसमेल पर्सनालिटी टू डजंट लाइक हीट, ऑलवेज प्रेफर कोल्ड। एपिस को हीट पसंद नहीं रहता है, वो हमेशा कोल्ड प्रेफर करता है। मोडलिटी है, एलन में ही है, एग्रीवेशन बाय वार्म्ड एंड हीटेड रूम्स एंड एमिनेशन फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चनिंग द पार्ट्स इन कोल्ड वाटर। यानी कि जब वो गर्म रूम में रहता है तो उसको एग्रीवेशन होता है, ये जब जो पार्ट है जो अफेक्टेड है जब उसको वॉश करता है या फिर मॉइस्चन करता है, सिर्फ पानी अप्लाई करता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है। फिर है, अ बी हैज थाउजेंड्स आईज। जो हनी बी का आई होता है वो एक कंपाउंड आई है, उसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं जिससे कारण मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, तो इसमें 1000 आईज होता है, कंपाउंड आई है। उसी तरीके से सेम चीज पेशेंट में मिलता है, पीपल आर मेंटली शार्प नोटिसिंग एवरीथिंग अराउंड देम। तो ये थॉट वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। ये मेंटली बहुत शार्प होता है और चीजों को बहुत ही अच्छे से नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है। बी स्टिंग्स, यानी मधुमक्खी जो है वो डंक मारती है और वो उसका एग्रेशन दिखाता है। उसी तरीके से जो पेशेंट है वो भी क्विक टेम्पर्ड होता है, और जब वो बर्स्ट करता है देन इट बर्स्ट आउट लाइक अ स्टिंग, यानी जैसे से मधुमक्खी डंक मारता है उसी तरीके से पेशेंट भी का जब वो टेम्पर लूज होता है, जब वो गुस्से में आता है तो वो बहुत कुछ बोल जाता है जिसके कारण कि सामने वाला हर्ट भी कर जाए और उसको वो चीज एज अ स्टिंग डंक की तरह चुभे। फिर है, बीज आर बिजी एंड इंडस्ट्रियस, ऑलवेज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो बहुत पॉपुलर सेइंग भी है, बिजी लाइक अ बी। तो बी एक्चुअली में बहुत बिजी होती है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना है, फिर वहां से रस लेना है, फिर उससे हनी बनाना है। तो बी बिजी बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियस मेहनती बहुत ज्यादा है। सेम चीज एपिस के पेशेंट में भी मिलता है। देयर प्राइमरी अटेंशन इज ऑन देयर डे टू डे लाइफ, देयर डोमेस्टिक सिचुएशन, वर्क एंड प्रैक्टिकल मैनर्स। तो अपना जो काम है उस पर वो बहुत फोकस करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत बिजी रहता है, just like the bee. Next, chemically the bee contain formic acid which on a sting produce from mild inflammatory response to life-threatening response. तो जो बी स्टिंग है उसमें केमिकली फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे रेड एंट में फॉर्मिक एसिड होता है, और इसके भी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड है जिससे कान की इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका एक रेंज है, ये बहुत माइल्ड इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, बट अगर सिवियरिटी है, अगर उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स भी हो सकता है। जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक बी स्टिंग में होता है जिसके कारण कि पेशेंट का हालत बहुत बुरा हो जाता है और वो अल्टीमेटली फैटल भी प्रूव हो सकता है।
सेम है, एपिस्मेल पेशेंट ऑल्सो हैज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन characterized by burning, stinging pain and edematous swelling. तो जो एपिस का पेशेंट है उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे बर्निंग होगा, स्टिंग है, बी का स्टिंग है तो यहाँ पे पेन भी जो होगा वो स्टिंगिंग पेन होगा और स्वेलिंग होगा एडेमेटस स्वेलिंग। केंट का मटेरियल मेडिका में लिखा हुआ है वायलेंस एंड रैपिडिटी, जो कि एपिस में बहुत कॉमन है। द कंप्लेंट्स ऑफ एपिस आर अटेंडेड विद वायलेंस एंड रैपिडिटी, दे कम ऑन विद ग्रेट रैपिडिटी, रश ऑन विद वायलेंस until unconsciousness is reached। तो कंडीशन इतना सीवियर हो सकता है एक सिंपल से बी स्टिंग से कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो सकता है। नॉर्मली अगर किसी को बी स्टिंग हो रहा है तो उस एरिया में थोड़ा स्वेलिंग होगा, बहुत ज्यादा एक एग के शेप का स्वेलिंग होगा, बट अगर एपिस का पेशेंट है उसमें जो बी स्टिंग होगा वो बहुत हाइपर सेंसिटिव रहेगा। बट व्हेन यू मीट वन हु इज सेंसिटिव टू द स्टिंग ऑफ द हनी बी and if gets one little sting on any place on his body, he comes down with nausea and anxiety that makes him feel that he is dying, and in about 10 minutes he is covered with urticaria from head to foot। तो सिंपली एक स्टिंग के कारण उसको नॉजिया फील हो सकता है, यानी कि वॉमिटिंग के जैसा लग सकता है, एंजाइटी होगा, बहुत घबराहट होगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो मरने वाला है। 10 मिनट के अंदर पूरा हेड टू फुट उसके पूरे बॉडी में अर्टिकेरिया जैसा रैशेज आ जाएगा, जबकि स्टिंग सिर्फ एक जगह पे हुआ है, बट ये जो सिम्टम मिलेगा वो जनरलाइज्ड मिलेगा। He stings and burns and wants to be bathed in cold water, क्योंकि बी अपना टेम्परेचर को कोल्ड रखना चाहता है, उसको हीट पसंद नहीं है, इसलिए इसमें कोल्ड वाटर से इसको रिलीफ मिलेगा, तो कोल्ड वाटर से नहाना चाहेगा, उस एरिया को भिगाना चाहेगा। He fears that he will die if something is not done to mitigate his suffering, rolls and tosses as if he would tear himself to pieces। तो उसको ऐसा लगेगा कि अगर उसके कंप्लेन को ठीक नहीं किया गया, उसको मिटिगेट नहीं किया गया, तो वैसे केस में वो मर भी सकता है। तो इतना सीवियर एपिस के केस में होता है। नेक्स्ट है ब्रैनिया एल्बा। ब्रैनिया एल्बा रूट से बना हुआ है। द हार्डर द एक्सटीरियर द लॉन्गर दे कैन बी पुट असाइड फॉर टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड शॉर्टेज। तो जो रूट होता है वो काफी लार्ज होता है, इसका फ्रूट बहुत लार्ज होता है, इसका रूट बहुत थिक होता है, तो बाहर से बहुत हार्ड रहेगा, तो जितना वो हार्ड रहता है उतना ज्यादा उसमें वो चीज, उसका जो न्यूट्रिशन है वो स्टोर होने का टेंडेंसी रहता है, उतने लॉन्ग टाइम तक उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो स्टोर रहता है, तो वो लॉन्गर टाइम तक रहेगा, और जब इसका शॉर्टेज हो रहा है तो वो यूज हो सकता है। जस्ट लाइक दे स्टोर द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड स्वीटनेस ऑफ लाइफ फॉर फ्यूचर यूजेस, द पेशेंट स्टोर द बिटरनेस ऑफ देयर डिसेप्शन एंड इंडिग्नेशन। ब्रैनिया का जो पेशेंट है वो भी स्टोर करके रखता है, बट द बिटरनेस, जो भी उसके लाइफ का जो भी कड़वाहट है, जो भी बैड फेजेस है, वो सब उसको बहुत टाइम तक उसके दिमाग में रहता है। कोई उसको धोखा दिया, द डिसेप्शन, इंडिग्नेशन, ये सारा कंप्लेन जो है उसको सारा चीज बहुत याद रहता है, बहुत उसके दिमाग में हमेशा रहता है। उसके बाद फिर वो कंप्लेन बढ़ते जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है। सो एलिन में लाइन है, एलिमेंट्स फ्रॉम शैग्रिन, मॉर्टिफिकेशन, एंगर, यही सारा चीज वो स्टोर होते जाता है, फिर बाद में एज अ डिजीज वो अपीयर होता है। फिर है prepared from the root, the roots are fleshy, bitter in taste with nauseating smell, very rough, acidic and yellowish white in color। तो जो रूट होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेशी होता है, टेस्ट में बिटर होता है, उसका स्मेल नॉजिएटिंग होगा, मितली यानी जैसा, बहुत रफ होता है, एसिडिक होता है और कलर में येलोइश व्हाइट होता है। सेम चीज पेशेंट में भी मिलेगा। पेशेंट इज फ्लेशी विद बिटर टेस्ट इन माउथ, येलो व्हाइट कोटेड टंग एंड ऑल द डिस्चार्जेस आर एक्रिड। जो पेशेंट है वो फ्लेशी होगा, टेस्ट माउथ का बिटर होगा, और जो टंग का कोटिंग होगा वो येलोइश व्हाइट होगा, और सारा जो भी उसका डिस्चार्जेस है वो एक्रिड होगा, यानी कि इरिटेटिंग होगा। द मोर फ्रूट्स वी पिक फ्रॉम देम द मोर दे विल ग्रो। तो ये कुकुबिटेसी फैमिली का है, और कुकुबिटेसी फैमिली में प्रोडक्टिविटी की नोट है, तो जितना इससे फल तोड़ते जाएंगे उतना ज्यादा ये ग्रो करेगा, उसमें और नया फल आएगा। दिस इज सीन इन मेंटल्स एज प्रोडक्टिविटी, द कुकुबिटेसी फैमिली आर वेरी प्रोडक्टिव। तो ये चीज उसके मेंटल प्रोडक्टिविटी में दिखता है कि वो बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करेगा, तभी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, टायर्डनेस नहीं होगा, तो इसलिए मेंटली वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। The huge fruits and roots represent storage for future need। जो इसका फ्रूट है वो काफी ह्यूज है, जो रूट्स है वो काफी ह्यूज है, तो ये स्टोरेज इन फ्यूचर अपने न्यूट्रिशन को स्टोर कर सकता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक दैट जो पेशेंट है ब्रैनिया का, पीपल आर विलिंग टू शेयर देयर सेविंग्स विथ अदर्स,
and can look it as an investment for his future when their generosity or hard work will be rewarded. तो जो पेशेंट है वो अपना सेविंग्स जो कि पहले संभाल के रखता है, बट कभी किसी को जरूरत है तो वो उससे शेयर करता है, और उसको वो एज ए इन्वेस्टमेंट देखता है कि हाँ भाई जो मेरा जेनरसिटी है, मेरा हार्ड वर्क है, वो इन रिटर्न आएगा। तो वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत सोचता है। लाइक ब्रायनिया बिजनेस माइंडेड भी होता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स ग्रो ओवर लार्ज डिस्टेंसेस बट दे रिसीव ऑल द जूस दैट इज स्टोर्ड इन देयर मेनी फ्रूट्स फ्रॉम वन रूट। तो ये प्लांट बहुत बड़ा होता है, काफी बड़े एरिया में कवर्ड रहता है, इसका फूड बहुत बड़ा है तो काफी बड़े एरिया में रहता है, बट सारा न्यूट्रिशन, पूरे प्लांट का सारा न्यूट्रिशन सिर्फ एक रूट से आता है। और उसी से वो सारा न्यूट्रिशन लेता है, पानी भी उसी से जा रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसी के थ्रू जा रहा है फ्रॉम द सिंगल रूट। सेम चीज ब्रायनिया के पेशेंट में दिखता है। दे ट्रेवल आउट इनटू द वर्ल्ड, डू नॉट सेटल बट कीप इन कॉन्टैक्ट विद एंड स्टे डिपेंडेंट ऑन देयर ओरिजिनल रूट। तो ये जाता बहुत जगह है, पूरा वर्ल्ड घूमता है, बट वहां वो सेटल नहीं करता है, और वो हमेशा जो उसका ओरिजिनल रूट है यानी जो उसका घर है उससे वो कनेक्टेड रहता है और उस पर वो डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम मिलता है, डिजायर टू ट्रेवल एंड होम सिकनेस। यहाँ पे ट्रैवल का डिजायर भी है, वो बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करना चाहता है, बट उसमें होम सिकनेस भी उतना ही है। नेक्स्ट है कार्बो वेजिटेबल्स। Carboways, the burning of wood is devoid of oxygen while preparing wood charcoal. Wood charcoal एक्चुअली जब कंबशन होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, तो वो दो तरीके का होता है, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगा, अबंडेंट अमाउंट में रहेगा तो कंप्लीट कंबशन होगा, और जब हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा इनकम्प्लीट कंबशन तो फिर वो H2O एंड CO2 बनाता है। बट वही अगर इनकम्प्लीट कंबशन रहा, ऑक्सीजन का स्कार्सिटी रहा, तो वैसे केस में कुछ CO2 बनता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कुछ H2O बनता है, और कुछ कार्बन बनता है, कार्बन दैट इज चारकोल। तो चारकोल जो है वो इनसफिशियंट कंबशन ऑक्सीजन के कारण बनेगा, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण बनेगा। तो चारकोल रिप्रेजेंट ही करता है ऑक्सीजन का कमी। द बर्निंग ऑफ वुड इज डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल प्रिपेयरिंग वुड चारकोल। तो ऑक्सीजन का कमी रहता है तब चारकोल बनता है। जस्ट लाइक दैट द पेशेंट नेवर गेट्स सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड हेंस साइनोज्ड। पेशेंट को भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे कारण की साइनोज्ड रहता है, साइनोसिस रहता है ऑक्सीजन कमी के कारण। बोरिक में एक लाइन है, डिसइंटीग्रेशन एंड इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन इज द कीनोट ऑफ दिस रेमेडी। तो जो इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन है वो इस रेमेडी का कीनोट है, कि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली पेशेंट को नहीं मिल रहा है। द वुड चारकोल इज ब्लैक। कलर में वुड चारकोल जो है, जो चारकोल है वो ब्लैक होता है, कार्बन है तो ब्लैक है। द पेशेंट लुक्स ब्लूइश ब्लैक ड्यू टू साइनोसिस। साइनोसिस है, ऑक्सीजन का कमी है, तो वो उसका फेस जो है और बाकी बॉडी पार्ट्स वगैरह भी जो है वो ब्लूइश ब्लैक कलर दिखता है। तो चारकोल ब्लैक है और जो पेशेंट है वो भी ब्लैकिश दिखता है। वाइल चारकोल बर्न्स द फ्यूम्स गो अपवर्ड। जब चारकोल को बर्न करते हैं तो उसका फ्यूम ऊपर की तरफ जाता है। वेरी सिमिलर टू द पेशेंट व्हेन गैस इज एक्यूमुलेटेड इन अपर एब्डोमेन एंड रिलीव्ड बाय बेल्चिंग। उसी तरीके से जो पेशेंट है उसमें गैस एक्यूमुलेट करता है अपर एब्डोमेन में, और जिस तरह से फ्यूम ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही ये कंप्लेन भी रिलीफ होता है बाय बेल्चिंग। बेल्चिंग से डकार लेने से जो एयर है वो स्केप होता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है बाय अपवर्ड मोशन ऑफ द गैस। नेक्स्ट है, टू इग्नाइट वुड चारकोल फैनिंग इज रिक्वायर्ड। जो कोयला है या फिर चारकोल है उसको जलाने के लिए उसको पंखा जला जाता है, जिससे कि वो कंबशन जल्दी हो ऑक्सीजन के कारण और वो अच्छे से जले। सेम चीज पेशेंट में मिलता है। द पेशेंट ऑल्सो वांट्स टू फैनिंग फ्रॉम वेरी नियर। पेशेंट को भी चूंकि ऑक्सीजन का स्कार्सिटी है तो उसको बहुत क्लोज, बहुत नजदीक से फैनिंग चाहिए, कि कोई उसको लगातार पंखा चलते रहे। आफ्टर बर्निंग द चारकोल लुक्स कोल्ड एक्सटर्नली बट वार्म इनसाइड। जब चारकोल बर्न हो जाता है, जब वो पूरी तरह से जल जाता है, तो बाहर से वो ठंडा लगता है कि वो ठंडा है, बट अगर आग हटा के देखे तो अंदर में वो गर्म रहता है, इनसाइड वो वार्म रहता है। सेम चीज पेशेंट में मिलता है। द पेशेंट इज ऑल्सो एक्सटर्नली कोल्ड एंड इंटरनली हॉट। अगर बॉडी का पार्ट टच कर रहे हैं तो वो कोल्ड लगता है, बट पेशेंट इंटरनली हॉट होता है। चेंज मटिया मेडिका में है, रनिंग थ्रू द रेमेडी दे इज बर्निंग। इसमें बर्निंग बहुत ज्यादा है क्योंकि वो इंटरनल सेंसेशन है और अंदर से चारकोल गर्म है, इसलिए इसमें बर्निंग टेंडेंसी रहता है। तो रेमेडी जो है उसमें बर्निंग होगा, बर्निंग इन द वेन, बर्निंग इन कैपिलरीज, बर्निंग इन हेड, इचिंग, बर्निंग ऑफ स्किन,
burning in inflamed parts, internal burning and external coldness. अंदर से वो गर्म रहेगा बट बाहर से coldness रहेगा. Coldness with feeble circulation, with feeble heart, icy coldness. Icy coldness इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथ पे बहुत icy cold रहता है, knees icy cold रहता है, hand and feet cold and dry और cold and moist. Knees cold, nose cold, ear cold, tongue cold, coldness in the stomach with burning. तो stomach में coldness भी है and burning भी है. Fainting covered over with a cold sweat as in collapse. तो फेंटिंग होगा, जो बॉडी है वो कोल्ड स्वेट से कवर्ड रहता है, ये भी काफी का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. कोलैप्स विथ कोल्ड ब्रीथ, कोल्ड टंग, कोल्ड फेस, looks like a cadaver. In all these conditions of coldness, the patient wants to be fanned. और इतना बॉडी उसका ठंडा है तभी पेशेंट को फैनिंग चाहिए कि उसको कोई पंखा चले, क्योंकि इंटरनली वो हॉट रहता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन रहता है. नेक्स्ट है कॉल्चिकम ऑटमनेल. Colchicum is made from herb Midosaffron. Colchicum का common name है Midosaffron. A member of Liliaceae family. Lilies are among the first flowers to bloom in early spring. Midosaffron bloom in autumn at a time in which other lilies and most flowers are dying. तो colchicum, जिसको कि मिडोसैफरन भी कहते हैं, सैफरन इसलिए क्योंकि वो केसर के जैसा दिखता है, इसलिए इसका एक और नाम ऑटम क्रॉकस भी है. क्रॉकस भी केसर का नाम है, केसर को का कॉमन नेम है, इसलिए इसको मिडोसैफरन कहते हैं. और ये लिलियेसी फैमिली का है. नॉर्मली जो लिलीज है वो स्प्रिंग में खिलता है, यानी बसंत में खिलता है, और जब ऑटम आता है, पतझड़ आता है, तो उस समय उसका सारा फूल जो है वो खत्म हो जाता है. इनफैक्ट सिर्फ लिलीज का ही नहीं, सारा प्लांट का जो भी फ्लावरिंग प्लांट है वो ऑटम में झड़ जाता है. बट इसमें अपोजिट है, मिडोसैफरन जो है वो ऑटम में खिलता है, इसी कारण ही इसको कॉल्चिकम ऑटमनेल कहते हैं, क्योंकि ये ऑटम में ब्लूम करता है. तो चूंकि ये ऑटम में ब्लूम करता है, सिमिलरली पीपल हु नीड कॉल्चिकम एक्सपीरियंस एंड एग्रीवेशन ऑफ देयर सिम्टम्स इन ऑटम. जो पेशेंट का जो सिम्टम है वो भी ऑटम में अग्रेवेट करता है. नेक्स्ट है डिजिटलिस पर्प्यूरिया. बिकॉज इट्स फ्लावर आर एडॉर्न्ड विथ ब्लड कलर्ड डॉट. इसका जो फ्लावर है, उसका जो पेटल्स है, उसमें ब्लड कलर का डॉट दिखता है, ब्लड के जैसा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि डिजिटलिस जो है वो ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए है. सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ब्लड डिस्क्रेसिया. तो ब्लड का जो भी डिसऑर्डर है, चाहे वो ल्यूकोपिनिया हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, कोई भी ब्लड का कोई भी डिसऑर्डर है, ब्लड डिस्क्रेसिया है, वैसे केस में, एज वेल एज डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स का कोई डिजीज है, उस केस में भी हम लोग डिजिटलिस देते हैं. डिस्थाइटिस हेरिसिफोलिया, इसको की पाइलवट भी कहते हैं. इसका रूट डिस्टेंडेड वेन के जैसा लगता है, जैसे हेमरॉइड्स होता है, हेमरॉइड्स में वेन डिस्टेंडेड होता है, रेक्टल वेन्स, तो उसी तरह का डिस्टेंशन इसमें दिखता है. रूट्स लुक लाइक हेमरॉइड्स एंड इट क्योर्स हेमरॉइड्स. ये डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर है कि इसका जो रूट्स है वो हेमरॉइड के जैसा दिखता है, और ये मेडिसिन जो है वो हेमरॉइड्स को क्योर करता है, इसलिए इसको पाइलवट भी कहते हैं. नेक्स्ट हाइपेरिकम. Flowers show black color dark glands at the edges of petals. जो फ्लावर का पेटल है हाइपेरिकम का, उसमें ब्लैक कलर का डॉट होता है पेटल्स के एजेस पे, किनारे पे. ब्लैक कलर डॉट है जो कि पेटल्स पे, वो आउटलाइन जैसा पूरे एरिया में रहता है, पेटल्स के आउटलाइन में. The small holes resemble all the pores of the skin and are thus useful for all pain and wound on the skin. तो ये जो सारा डॉट है वो स्किन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्किन पे स्किन पोर होता है जिसमें हेयर फॉलिकल होता है, तो ये पोर्स भी स्किन को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए हाइपेरिकम स्किन का सारा कंप्लेन, स्किन में पेन हो या फिर वुंड हो, वो सारी चीज के लिए हाइपेरिकम सजेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है, इट हैज रेड जूस. जो हाइपेरिकम का प्लांट है उससे रेड जूस सिक्रीट होता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन हेमरेजेस, इसलिए इसको हेमरेज में यूज करते हैं. रेड स्टेनिंग लिक्विड फ्रॉम अ हाइपेरिकम फ्लावर बड. जो फ्लावर बड है, जब उसमें फ्रिक्शन होता है, जब उसको मसलते हैं, तो इस तरह का रेड फ्लूइड जो है वो उंगली में लग रहा है, तो ये ब्लड के जैसा रहता है, इसलिए जब कोई हेमरेज का केस है वैसे केस में हाइपेरिकम इंडिकेटेड है. ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है. लेकेसिस. Lachesis. One cannot make a knot of living snake, it slips.
जो लिविंग स्नेक है, एक जिंदा सांप है, वो बहुत लंबा होता है, बट उसको अगर हम आपस में बांध के एक गांठ बांधना चाहें तो वो नहीं बंधेगा, वो स्लिप कर जाएगा। सिमिलरली लेकेसिस पेशेंट्स कैन नॉट टॉलरेट टाइट बैंडेजिंग। उसी तरीके से जो लेकेसिस का पेशेंट होता है वो भी टाइट बैंडेजिंग उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो हमेशा लूज रखना चाहेगा, उसको नेक के पास, वेस्ट के पास कोई भी टाइट बैंडेजिंग स्पेशली नहीं चाहिए। ऑन होल्डिंग एट इट्स टंग इट मूव्स अपवर्ड। जब स्नेक को हम पकड़ते हैं, चाहे वो टंग से रहे या फिर उसके हेड से रहे, जब वो वहां पर पकड़ा जाता है, उसका बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। लाइकवाइज सिम्टम्स गो फ्रॉम बिलो अपवर्ड। जो सिम्टम्स है लेकेसिस का वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। द स्नेक स्टार्ट्स मूविंग एंड लूजेज द स्किन इन स्प्रिंग। जो स्नेक है वो स्प्रिंग में मूव करता है, विंटर में वो शांत रहता है, स्प्रिंग में मूव करता है, उस समय वो अपना स्किन लूज करता है, यानी केचुली जिसको बोलते हैं, वो स्प्रिंग में लूज होता है, नया स्किन आता है। सिमिलरली द सिम्टम्स रीअपियर इन स्प्रिंग। तो लेकेसिस का जो सिम्टम्स है वो स्प्रिंग में रीअपियर करता है, दोबारा अपीयर करता है। इट रिमेन्स कर्ल्ड इन द विंटर एंड वेक्स अप इन द स्प्रिंग। तो ये विंटर में शांत रहता है, वो एनर्जी सेविंग मोड पे रहता है, कर्ल्ड रहता है। उसी तरीके से जैसे स्नेक विंटर में शांत रहता है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। सिमिलरली ऑल सिम्टम्स डिसअपियर इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो बाकी सिम्टम है वो सारा डिसअपियर कर जाता है, और स्प्रिंग में जब स्नेक एक्टिव होता है तो सिम्टम भी जो है वो रीअपियर करता है। फिर लेकेसिस स्नेक इज फेटफुल एंड सस्पिशियस। लेकेसिस स्नेक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में है कि वो बहुत ज्यादा फेटफुल होता है, सस्पिशियस होता है। सेम चीज पेशेंट में भी देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है। तो सस्पिशियस नाइटली डेल्यूजन ऑफ फायर, ये लाइन बोरिक में लिखा हुआ है कि उसको डेल्यूजन होता है ऑफ फायर। तो सस्पिशियस लेकेसिस स्नेक में भी है और लेकेसिस पेशेंट में भी है। इट इज सेड दैट स्नेक इज रिवेंजफुल। तो ऐसा कहा जाता है कि स्नेक जो है वो रिवेंजफुल होता है। और सेम चीज पेशेंट में मिलता है, लेकेसिस के पेशेंट में। सिमिलरली द पेशेंट इज विंडिक्टिव। पेशेंट जो है उसको भी रिवेंज लेना होता है, उसको भी बदला चाहिए होता है। तो सेम चीज जैसे लेकेसिस स्नेक में मिलता है उस तरीके के पेशेंट में मिलता है। स्नेक डजंट टॉलरेट एनीबॉडी कमिंग नियर। जो लेकेसिस स्नेक है, सुरकुको स्नेक, वो किसी को अपने नजदीक नहीं आने देता है, किसी को अपने पास टॉलरेट नहीं करता है। लाइकवाइज द पेशेंट इज हाइपर सेंसिटिव। जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, चाहे वो टच के कान हो, जिससे कि वो उसको कोई टाइट बैंडेजिंग नहीं चाहिए, वो क्लोथ का टच भी बियर नहीं कर पाता है। टेम्परेचर का एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा ठंडा बहुत गर्म, ये सब भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है। द स्नेक ऑलवेज प्रोट्रूड इट्स बाइफर्केटेड टंग विच ट्रेम्बल्स। जो स्नेक का टंग है वो बाइफर्केटेड होता है, ये स्नेक का टंग है, बाइफर्केटेड है। और इसी तरीके का स्ट्रिक है, ब्लैक कलर का स्ट्रिक जो है वो लेकेसिस के पेशेंट में मिलता है। पेशेंट who protrude all the time with a bifurcated black streak in the middle। तो जो स्नेक है वो बाइफर्केटेड होता है, उसका जो टंग है वो ट्रेमल करता है। वैसे जो पेशेंट है वो भी टंग प्रोट्रूड करता है, और जो उसका टंग है उसपे ब्लैक कलर का स्ट्रीक होता है जो कि बाइफर्केटेड होता है, जैसे लेकेसिस स्नेक का होता है उस तरह का बाइफर्केटेड स्ट्रीक लेकेसिस के पेशेंट के टंग पे मिलता है। टंग कॉन्स्टेंटली वैगल्स एट इट मूव्स। जैसे स्नेक मूव करता है उसका टंग भी कॉन्स्टेंटली वैगल करता है, यानी कि मूव करता है। सिमिलरली द लेकेसिस पर्सन इज लोक्वेसियस। जो लेकेसिस का पेशेंट है वो बहुत बोलता है, क्योंकि बोलने के लिए टंग चाहिए, टंग मूव करता है तब बात होता है। जैसे स्नेक का टंग बहुत मूव करता है, उस तरह से लेकेसिस का पेशेंट का टंग बहुत मूव करता है, वो बहुत बात करता है। एट द सेम टाइम देयर वैगलिंग टंग समटाइम्स कॉज देम टू टंग टाइड, लीडिंग टू स्टैमर और स्टटर। और यही मूवमेंट कान कभी कभी ऐसा होता है कि वो टंग टाइट, जिससे कान के स्टैमर, यानी कि वो हकलाना और रुक रुक के बोलना, इस तरह कंप्लेन भी लेकेसिस में मिलता है। लाइन है, ग्रेट लोक्विसिटी वांट्स टू टॉक ऑल द टाइम, जंप्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, वन वर्ड ऑफन लीड्स इनटू अनदर स्टोरी। ये एलन का लाइन है कि लेकेसिस का पेशेंट बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत बातूनी होता है, वो ऑल टाइम बात कर सकता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करेगा, उसके पास हर बार नया टॉपिक है बात करने के लिए। एक वर्ड से वो पूरा दूसरे स्टोरी पे भी चला जाएगा, एक वर्ड से पूरा स्टोरी सुना दे। तो लेकेसिस का पेशेंट बहुत ज्यादा लोक्वेसियस होता है। नॉक्टर्नल एंड देयरफॉर हंट्स एंड फीड ड्यूरिंग द नाइट। जो लेकेसिस स्नेक है वो नॉक्टर्नल होता है, वो रात में ज्यादा एक्टिव होता है,
तो रात में वो हंटिंग करता है, अपना प्रे शिकार ढूंढता है, वो सारा काम ये रात में करता है। सिमिलरली लेकेसिस पीपल कैन स्टे अप थ्रू आउट द नाइट विदाउट फीलिंग टायर्ड। वैसे ही जो लेकेसिस का पेशेंट है वो भी रात भर जाके रह सकता है, उसको कोई थकान नहीं होगा। एक लाइन है, मेंटल लेबर बेस्ट परफॉर्म्ड एट नाइट। ये बोरिक का लाइन है कि जो मेंटल लेबर है वो सबसे अच्छे से वो नाइट में कर सकता है, क्योंकि लेकेसिस नाइट में ज्यादा एक्टिव होता है। दैट्स व्हाई मेंटल लेबर बेस्ट परफॉर्म्ड एट नाइट। द स्टूल्स ऑफ अ स्नेक आर ब्लैक एंड ऑफेंसिव। जो लेक्सिस स्नेक है उसका स्टूल ब्लैक होता है कलर में, एंड स्मेल में बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है। सिमिलरली ऑल डिस्चार्जेज आर डार्क एंड ऑफेंसिव, स्टूल हार्ड ब्लैक एंड फाउल स्मेलिंग। तो जो भी डिस्चार्ज है वो डार्क होता है, लेकेसिस का ऑफेंसिव होता है, और स्टूल भी हार्ड होगा, डार्क होगा और फाउल स्मेलिंग होगा, जिस तरह से लेकेसिस का स्टूल होता है। दिस पावरफुल स्नेक swallows इट्स मील होल। लेकेसिस स्नेक अपना प्रे को, जो उसका शिकार है, उसको पूरा निगल जाता है, ना कि पार्ट बाय पार्ट। उसी तरीके से द सिमिलरली द पर्सन हु नीड्स लेकेसिस एक्सपीरियंस पेन एंड हैव डिफिकल्टी swallowing empty but I am related swallowing food। तो जिस तरह से स्नेक है कि वो अपने फूड को पूरा निगल जाता है, उसी तरीके से लेकेसिस का पेशेंट जो है, जब वो खाना निगलता है तब उसको आराम मिलता है। बट अगर वो एम्प्टी swallowing है, सिर्फ सलाइवा swallow कर रहा है, तो वैसे कैसे पेन होता है, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। नॉर्मली किसी को अगर थ्रोट में कोई कंप्लेन है तो खाना निगलने पे प्रॉब्लम होगा, बट यहाँ पे खाना निगलने पे आराम मिलता है, और एम्प्टी swallowing से डिफिकल्टी होता है। स्नेक मूव्स इन जिगजैग मैनर। स्नेक जिगजैग पैटर्न में जाता है, वो सीधा ना जाकर के तिरछा तिरछा चलता है। सिमिलरली थिंकिंग ऑफ पेशेंट इज नेवर स्ट्रेट बट ऑलवेज इन जिगजैग मैनर। उसी तरीके से जो लेकेसिस का पेशेंट है उसका थॉट भी कभी स्ट्रेट नहीं रहता है, जिगजैग मैनर में रहता है। जैसे इसका थॉट है, विविड इमेजिनेशन होता है, बहुत ज्यादा सोचता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, इतना लोकेसियस होता है। तो ये जिगजैग पैटर्न इसके नीचे में मिलता है। Strike its prey, it drops its jaw, then rotates from left to right, and its 400 or more ribs move in a left to right rotation when it swallows its prey। तो जब इसको अपने शिकार पे हमला करना होता है, लेक्सिस स्नेक को, तो वो अपने शिकार पे जब हमला करता है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करता है, और जब उसको स्वेलो भी करना होता है तो 400 या उससे ज्यादा उसका रिब्स होता है, जो कि लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में रोटेट करता है while swallowing his prey। उसी तरीके से people who need lecasis tend to have symptoms on the left side or that begin in the left side and then move to the right। तो जो पेशेंट है उसका जो कंप्लेन है वो भी लेफ्ट साइडेड होगा, लेकेसिस लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, या तो उसका कंप्लेन लेफ्ट साइड में रहेगा या फिर लेफ्ट से शुरू होकर के वो राइट की तरफ मूव करता है। सिम्टम ऑफ द ऑफिडिया ग्रुप आर प्रिसिडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितना भी ऑफिडिया ग्रुप स्नेक ग्रुप होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, एक्सेप्ट कोटेलस एंड इलेप्स एज दे आर राइट साइडेड। कोटेलस और इलेप्स जो है वो राइट साइडेड है। बाकी जो सारा ऑफिडिया ग्रुप है, चाहे वो लेकेसिस हो, नाजा हो, बोथ्रोप्स, वाइपरा, ये सारा लेफ्ट टू राइट जाता है। Warm blooded and avoids sunlight and heat, going underground or to higher elevation where it is cooler। तो लेक्सिस स्नेक जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है, एंड सन हीट उसको अवॉइड करता है। तो वो थोड़ा हायर एलिवेशन वाली जगह पे जाएगा जहाँ थोड़ा ठंडा रहे, या फिर अंडरग्राउंड में जाएगा, वैसा जगह जहाँ उसको धूप कम लगे वो कूल जगह पे जाना चाहेगा। लाइकवाइज जो लेकेसिस का पेशेंट होता है, they are warm blooded especially during illness, patient is aggravated in the heat and likes to have indirect fanning from a longer distance। तो लेकेसिस का जो पेशेंट है उसको भी जो वो वार्म ब्लडेड है, और जो कोल्ड है उससे उसको आराम मिलता है, और हीट से एग्रीवेशन होता है। इसमें भी फैनिंग चाहिए बट लॉन्गर डिस्टेंस से चाहिए। जैसे कार्बोवेज में था कि क्लोज डिस्टेंस से फैनिंग चाहिए, लेकेसिस में लॉन्गर डिस्टेंस से थोड़ा दूर से उसको फैनिंग चाहिए। They extremely fast, can strike so fast that what may appear as one single strike will actually be 3 or more strike। तो ये एक्टिविटी वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर किसी शिकार पे अगर वो एक बार हमला कर रहा है तो हम लोग को दिख रहा है कि वो एक बार हमला कर रहा है, बट एक्चुअली वो 3 या उससे ज्यादा बार हमला कर देता है, बट वो इतना फास्ट है कि वो आइज कैप्चर नहीं कर पाता है। The Lekesis person is likewise known to walk and talk fast and have rapid thought and quick comprehension।
तो जो लेक्सिस पर्सन रहेगा वो चलेगा बहुत जल्दी जल्दी, वो बात करेगा बहुत जल्दी जल्दी, उसका थॉट भी बहुत रैपिड होगा, बहुत एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जाएगा, एंड क्विक कंप्रहेंशन, कोई भी चीज को बहुत जल्दी वो समझ जाएगा। Heavy musculature, making it almost resistant to predators. Its only vulnerable place is its jaw and neck area. When it is grabbed by neck, the snake will thrash around trying to get loose. In the process, however, he may break his neck. तो ओवरऑल देखा जाए तो लेकेसिस बहुत स्ट्रांग है, उसका मस्कुलेचर बहुत हेवी है, और प्रेडेटर जिसपे वो हमला कर रहा है वो इसका हेवी वेट के कारण बच नहीं सकता है। बट इसका जो नेक एरिया है, जॉ एरिया है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर उसको नेक से पकड़ा जाए तो वैसे में वो बहुत वीक पड़ जाता है, और अपने आप को छुड़ाने में उसका गर्दन तक टूट सकता है, इस तरह का भी कंडीशन हो सकता है, उसका नेक इतना वीक होता है। द लेकेसिस पर्सन इज ऑल्सो वल्नरेबल इन द नेक, jaw and throat area. They get many throat symptoms and they are so sensitive in their region that they cannot stand to have anything around their neck or tight clothing. तो उसी तरीके से लेकेसिस भी जो है उसका नेक जो है वो वीक पॉइंट होता है। नेक जो थ्रोट एरिया का कंप्लेन इसमें ज्यादा मिलता है, जैसे डिप्थेरिया हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सब लेकेसिस में ज्यादा प्रोमिनेंट है। और जो पेशेंट है उसको अपने नेक के पास कोई चीज नहीं चाहिए, कोई कवरिंग नहीं चाहिए, कोई टाइट क्लॉथिंग या फिर सिंपली नॉर्मल कपड़े का टच भी उसको नेक के पास नहीं पसंद है। इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हाई सेक्सुअल एनर्जी। सरप्राइजिंगली इनफ होमोसेक्सुअलिटी among them have been documented. तो ये डॉक्यूमेंटेशन में है कि लेकेसिस स्नेक में होमोसेक्सुअलिटी भी मिलता है। It is therefore no surprise that lechesis is one of the few homeopathic remedies known for its homosexuality. तो लेकेसिस में भी होमोसेक्सुअलिटी मिलता है। केंट रिपर्टरी में रूब्रिक है, विमेन एवर्शन टू, उसमें लेकेसिस है, यानी कि ऑफ अपोजिट सेक्स है। ये मेन के लिए है कि अगर विमेन से एवर्शन है वैसे केस में लेकेसिस है। एक और रूब्रिक है, लव विद वन ऑफ हर ओन सेक्स, सेम सेक्स के लव के लिए भी लेकेसिस मेडिसिन है। तो ये दोनों रूब्रिक लेकेसिस के होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रम म्यूर, यहाँ पे 3 कॉलम है। नाइट्रम म्यूर जो टिपिकल जो फ्रूट फॉर्म में टेबल सॉल्ट रहता है वो, सेकंड रो है नाइट्रम का मेंटल, एंड थर्ड है नाइट्रम का फिजिकल। Natrium mu salt occurs in crystalline form by the bonding of sodium and chloride with each other. तो सॉलिड दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना है। सेम क्रिस्टलाइजेशन नाइट्रम के मेंटल में भी मिलता है और फिजिकल में भी मिलता है। So blockage of healthy flow of emotions get crystallized. They become bound to their grief and brood. यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेंटली है कि वो कहीं पे किसी जगह पे वो जाके किसी पॉइंट पे जम गया है, एक ग्रीफ जो भी उसका दुख है वहां वो जाके फंस गया है, जहाँ की उसका इमोशंस का हेल्दी फ्लो नहीं हो रहा है, और उसी चीज के बारे में बार बार सोच रहा है, दैट इज ब्रूडिंग। तो ये नाइट्रम के मेंटल में है। सेम क्रिस्टलाइजेशन नाइट्रम के फिजिकल में है। मेटाबॉलिक क्रिस्टलाइजेशन कॉजेज स्टैग्नेशन इन ऑर्गन एंड फ्लूइड रिप्रेजेंटेड बाय चॉकिंग थ्रू आउट कंप्लेन। तो इसमें फिजिकल स्टैग्नेशन, जैसे आर्टरीज में जैसे एथरोमा होता है जिससे कान की ब्लड का फ्लो डिक्रीज करता है, उसी तरीके से यहाँ पे फिजिकली है जिससे कान की चॉकिंग हो सकता है, सेपरेशन होता है जिससे मेंस्ट्रुअल सेपरेशन होता है, तो ये सारा मिलेगा। सॉल्ट एड लाइफ टू फूड व्हेन इट ब्लेंड्स विथ इट। तो कोई भी खाना है अगर वो नमकीन खाना है उसमें अगर नमक नहीं है तो फिर वो टेस्टलेस है। उसी तरीके से जो नाइट्रम का मेंटल है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, एंड ऑप्टिमिस्टिक नाइट्रम इज चेयरफुल, क्रिएटिव एंड फाइंड्स लाइफ टेस्टफुल। तो उसका लाइफ वो टेस्टफुल लगता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत आशावादी होता है। और फिजिकल में देखो तो क्रेविंग फॉर सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट से बना है तो एक्सेसिव डिजायर होगा सॉल्ट का, नमक ऊपर से लेकर के खाएगा, नमकीन खाना उसको ज्यादा पसंद रहेगा। कोई फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो बाकियों को ऊपर से नमक नहीं चाहिए, बट नाइट्रम के पेशेंट को चाहिए होगा। The sea from which the salt is obtained produces waves during evaporation of salt. तो evaporation से salt बनता है, जो wave से वो ऑसिलेट करता है, कभी वेव ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। सेम तरीके का फेज नाइट्रम के मेंटल में भी है। ऑसिलेशन ऑफ इमोशंस ऑकर फ्रॉम चेयरफुलनेस वीपीनेस। तो वो कभी बहुत चेयरफुल है कभी बहुत वीपनेस है, तो ये ऑसिलेशन नाइट्रम के मेंटल में मिलता है। सेम चीज नाइट्रम के फिजिकल में भी है। द पेन्स इंक्रीज एंड डिक्रीज रिदमिकली। जो पेन है वो भी जो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो एक रिदम में करता है, वेव के जैसा करेगा।
The tides dependent on moon show a periodic increase and decrease. The sun too affects the sea. तो जिस तरह से जो समुद्र है वो टाइड पे डिपेंडेंट है क्योंकि समुद्र से ही नमक मिल रहा है। तो जो ज्वार भाटा है वो मून पे डिपेंडेंट है, मून का क्या फेज है, सन पे डिपेंडेंट है। उसी तरीके से जो नेट्रम का मेंटल है, मेंटल कंप्लेन, वो भी सन से एग्रीवेट होता है। और जो मून का फेज है, लाइक जो अमावस्या पूर्णिमा है, उसमें उसका कंप्लेन जो है वो एग्रीवेट होता है। सेम चीज मिलेगा फिजिकल में, द एग्रीवेशन इज पीरियोडिक। जिस तरह से अमावस्या पूर्णिमा का पीरियोडिसिटी है, फिजिकल में भी ये पीरियोडिसिटी मिलेगा कि सेम टाइम पे हो रहा है, जैसे 10 to 11 PM है नेट्रम में होगा, सेम टाइम आर और ऑन अल्टरनेट डेज। फिर है द सी बीइंग डीप हाइड्स ऑल इट owns in its depth appearing calm and clear from the exterior। तो समुद्र में बहुत कुछ है, समुद्र में बहुत सारा प्लांट है, ज्यादा जो भी प्लांट है वो समुद्र में ही है मेजोरिटी में। जो एनिमल्स है वो समुद्र में है, लार्जेस्ट मैमल वो भी समुद्र में है, बहुत सारी चीजें, जहाज है समुद्र में है। तो अंदर बहुत कुछ है बट बाहर से वो बहुत काम कूल दिखता है। इसी तरीके से जो नेट्रम का मेंटल है, द पेशेंट बरीज हिज डीप ग्रीफ, दे सप्रेस ऑल देयर ग्रीफ एंड पुट अ काम एक्सटीरियर। तो अंदर से वो बहुत दुख में रहेगा बट एक्सटर्नली वो बहुत ही काम अपना एक अपीयरेंस बनाता है। रॉक सॉल्ट नेवर मेल्ट्स फुल्ली व्हाइल कुकिंग। जब कुक करते हैं तो रॉक सॉल्ट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करता है। सेम चीज नेट्रम में है कि वो बहुत प्राइवेट रहना चाहेगा, बहुत ज्यादा लोगों से मिंगल नहीं करेगा। सेम चीज इसका फिजिकली है सेपरेशन में, इसमें सेपरेशन बहुत कॉमन है। Lycopodium. It is made from a spores. The spores are externally very hard, but once broken, they are very soft internally. तो जो स्पोर्स है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ रहता है, जो कि बहुत ही इनर्ट होता है, हार्ड होता है। बट जब इंटरनल है, जब वो अंदर से टूटता है, तब वो बहुत सॉफ्ट होता है। पेशेंट इनिशियली नॉन कोऑपरेटिव विद फिजिशियन, बट वंस ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन द फिजिशियन, ही इज वेरी कोऑपरेटिव। इवन व्हेन द पेशेंट डिलीवर lectures, the speech is not fluent initially, बट विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम द पेशेंट फिनिशेस हिज लेक्चर वेल। तो अगर कोई पेशेंट है वो किसी डॉक्टर के पास गया है केस टेकिंग के लिए, तो स्टार्टिंग में वो अपना सारा कंप्लेन नहीं बताएगा, उसको बहुत हेजिटेशन होगा, बहुत ज्यादा वो कोऑपरेटिव नहीं रहेगा। बट जैसे जैसे उसको फिजिशियन पे ट्रस्ट होने लगेगा तब वो बहुत कोऑपरेटिव रहता है। उसी तरीके से बाय प्रोफेशन अगर वो कोई टीचर है या फिर पॉलिटिशियन है जो कि लेक्चर्स देता है या फिर स्पीच डिलीवर करता है, तो स्टार्टिंग में जो उसका स्पीच होगा वो बहुत फ्लुएंट नहीं होगा। बट जैसे जैसे उसका लेक्चर फिनिश होने पे आता है, उसका लेक्चर बहुत ही फ्लुएंट रहता है। ये टेंडेंसी लाइकोपोडियम में है कि स्टार्टिंग में वो हार्ड है, बाद में फिर वो फ्लुएंट है। पल्स्टिला। The pulsatilla plant has a small, delicate and flexible stem that bends in the wind। तो पल्सटिला बहुत डेलिकेट है, सॉफ्ट है और हवा से भी जो है वो बेंड कर जाता है। द पल्सटिला पर्सन इज सिमिलरली जेंटल, माइल्ड एंड यील्डिंग। उस तरह से जो पल्सटिला पेशेंट है वो भी बहुत माइल्ड होता है, जेंटल होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी कंडीशन में ढल जाने का होता है, तो भी बात मान लेगा। द फ्लावर पॉइंट्स डाउन अवे फ्रॉम द सन। सिमिलरली पल्सटिला पीपल टेंड टू बी शाई एंड टिमिड। तो जो फ्लावर होता है वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, वैसे ही जो पेशेंट होगा वो भी बहुत ज्यादा शाई होगा, शर्मीला होगा, बहुत टिमिड होगा, कम बोलेगा, टैसिटर्न। तो जो फर्स्ट फिगर है वो पल्सटिला का फोटो है कि जो फ्लावर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, फ्लावर ड्रॉपिंग डाउनवर्ड। जो नेक्स्ट फिगर है वो है फ्लावर्स आर इन फॉर्म ऑफ बंच, कि फ्लावर जो है वो बंच में होता है, अकेले नहीं होता है। इसमें भी जो सारा फ्लावर है वो नीचे की तरफ बेंट है। Flower blooms in open air and it gets its name because its pollen are easily carried by the wind। पल्सटिला को विंड फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि इसका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। उसी तरीके से जो पेशेंट है दैट क्रेव फॉर ओपन एयर एंड गेट्स रिलीफ फ्रॉम इट। पल्सटिला को ओपन एयर का क्रेविंग होता है, उसका डिजायर होता है और उसको ओपन एयर से रिलीफ भी मिलता है। द पल्सटिला प्लांट ग्रोज इन क्लस्टर्स नेवर अलोन। तो जो फोटो में है कि जो पल्सटिला प्लांट है वो अकेले नहीं है, वो ग्रुप में है, क्लस्टर में है, बंच में है। उसी तरीके से लाइकवाइज द पल्सटिला पर्सन इज एवर्स टू सॉलिट्यूड एंड डिजायर्स कंपनी। इसको अकेला रहना पसंद नहीं है, ये कंपनी में रहना चाहता है, ग्रुप पसंद है पल्सटिला को। प्लांट ग्रोज इन सैंडी सॉइल। जो पल्सटिला प्लांट है वो सैंडी सॉइल में होता है, यानी कि वैसे जगह पे जहाँ बालू ज्यादा है वैसे जगह पे होता है। पर्सनल लेडीज आर इंक्लाइंड टू बी वेरी सैंडी विथ सैंडी हेयर। उसका जो बाल का कलर होगा वो बालू के जैसा होगा, इस कलर के लोगों में ये ज्यादा सुटेबल होता है। फ्लावर्स आर डेलिकेट सो दे चेंज डायरेक्शन विद द ड्राफ्ट ऑफ विंड।
फ्लावर इतना डेलिकेट है कि विंड का एक ड्राफ्ट से, हवा से वो मुड़ जाता है। सिमिलरली द पल्सुला पेशेंट इज सेंसिटिव चेंजेबिलिटी इन सिम्टम एंड चेंजेबल मूड। इसमें चेंजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुरंत वो चेंज होता है। लाइक एलन में लाइन है, सिम्टम एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल, नो टू अटैक्स अलाइक, वेरी वेल वन आर, वेरी मिजरेबल द नेक्स्ट। तो कोई भी दो कंप्लेन उसका सेम नहीं होता है, बहुत अलग होता है। तो ये चेंजेबिलिटी पल्सुला में बहुत कॉमन है। The pulseless flower is bell-shaped like a vase, which is the quintessential jungle symbol for feminine principle. तो कार्ल जंग का जो सिंबल है उसमें ये वास शेप्ड बेल शेप्ड फ्लावर को फेमिनिन विमेन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से पल्सुला जो है वो एक विमेन रेमेडी है, ज्यादा सुटेड है इन कंपेरिजन टू द मेन। तो जो ये रेड फ्लावर है ये सिंबलाइज करता है विमेन को, और इसी तरीके का पल्सुला का प्लांट भी होता है। Mainly plant grows in desert where it needs less water to survive. तो पल्सुला डेजर्ट एरिया में होता है जहाँ की कम पानी चाहिए। इसी तरीके से जो पल्सुला का पेशेंट है वो बहुत ज्यादा थर्स्टलेस होता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ है, माउथ ड्राई है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि माउथ ड्राई होता है बट पेशेंट को प्यास नहीं लगता है। और ये डेजर्ट वाले एरिया में हो रहा है जहाँ बालू ज्यादा है। इसी कारण ऑल्सो सैलेसिया इज ए कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी, क्योंकि बालू से सैलेसिया बनता है। तो यहाँ पे सैलेसिया जो है वो पल्सुला का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे बेलाडोना कैलकेरिया का है कि बेलाडोना वैसे प्लांट जगह पे ज्यादा ग्रो करता है जहाँ की मिट्टी में कैलकेरिया होता है, उसी तरीके से, और वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसे ही यहाँ पे ये बालू वाले जगह पे हो रहा है, इसलिए सैलेसिया पल्सुला का कॉम्प्लीमेंट्री है। The stem of the flower is covered with hair-like structure to protect it from wind in chilly phase. तो इसके प्लांट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चिली फेज से, विंड से उसको बचाता है। Likewise, the person is sensitive to draft of air and needs covering in open air. तो जो पेशेंट है उसको भी ड्राफ्ट ऑफ एयर से सेंसिटिव होता है और वो ओपन एयर में वो कवरिंग चाहता है। तो जैसे ये प्लांट है कवर्ड विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो बर्ड्स रहे, स्टेम रहे, सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है। Pulsar plant has capacity to hold water for longer time due to lack of water in dry places. तो वाटर को होल्ड करने का टेंडेंसी होता है क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। तो जो डेजर्ट में रहता है, ड्राई एरिड एरिया पे रहता है, उसमें ये एडेप्टेबिलिटी रहता है कि वाटर को होल्ड कर सकता है, जैसे कैमल में, कंगारू रैट में, कैक्टस प्लांट में, वैसे ही इसमें भी है। उसी तरीके से ड्यू टू होल्डिंग टेंडेंसी द डिस्चार्जेस आर थिक एंड ब्लॉन्ट फ्रॉम ऑल ओरिफिसेस एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो डिस्चार्जेस होता है वो थिक होता है क्योंकि वो वाटर को रिटेन करके रखता है, इसलिए डिस्चार्जेस थिक होता है। वेदरकॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट टर्न्स फ्रीली विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो वेदरकॉक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि जिस साइड हवा चलेगा उस तरह का डायरेक्शन बताता है कि हवा किस साइड है। Pulsar symptom like a fickle as the wind are closely related to the term weathercock. तो उसी को weathercock के जैसा कहते हैं। There is marked changeability of patient behavior in erratic fashion that are probably maybe patient is mild and pleasant for 1 minute and peevish and tearful in the next. तो एक टाइम पेशेंट बहुत माइल्ड है, शांत है, खुश है, और तुरंत वो बहुत इरिटेबल हो सकता है, बहुत रोने वाला हो सकता है। तो ये चेंजेबिलिटी पल्सुला में मिलता है, इसलिए इसको weathercock भी बोलते हैं। And the last one, Sepia officinalis. It is an independent creature. It swims alone rather than in a group. तो ये अकेले रहना चाहता है, अकेले स्विम करता है, ये ग्रुप में स्विम नहीं करता है। उसी तरीके से जो सीपिया का पेशेंट है वो नेचुरली इंडिपेंडेंस उसको पसंद है और वो बाकियों के साथ ना जाता कि अकेले रहना चाहेगी। पल्सुला ग्रुप में रहता है, प्लांट ग्रुप में ग्रो करता है, सीपिया अकेले रहना चाहता है, सीपिया जो है वो अकेले स्विम करता है। इट इज अ सॉलिटरी एनिमल, ये अकेले रहता है। सीपिया वीमेन कैन बी अनसोशल एंड अवर्स टू कंपनी, शी डजंट वांट टू गो आउट, कंपनी एग्रीवेट्स एमुलेशन व्हेन अलोन। तो ज्यादा सीपिया को सोशल रहना पसंद नहीं है, वो अनसोशल है, बहुत तो उसको भीड़ पसंद नहीं है, कंपनी में एग्रीवेशन होगा, और अकेले रहने उसको अच्छा लगेगा, अकेले में वो एमुलेशन होता है। लिम्स और टेंटिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन डांसिंग इन वाटर। जो सीपिया है मोलस्का, उसका जो लिम्स है या टेंटिकल है वो हमेशा मोशन में रहता है, लाइक वो वाटर में डांस कर रहा है, ऐसा उसका अपीयरेंस रहता है। दे आर मोर कंफर्टेबल फ्रॉम मूविंग अबाउट एंड वर्स फ्रॉम एनी फिक्स्ड और लॉक्ड पोजिशन such as kneeling at church, standing for any length of time, bending over to wash, or even sitting. Likewise, the sepia women always feel better from any violent motion activity, jogging, tennis, swimming. तो जिस तरह से वो मूव करता है हमेशा, उसी तरीके से सीपिया का पेशेंट जो है
वो भी मूव करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। और जब उसको कभी स्थिर रखेंगे, फिक्स्ड पोजीशन पे रखेंगे, तो उसका कंप्लेंट अग्रवेट करता है। लाइक चर्च में अगर हैं, बहुत देर तक किसी जगह खड़े हैं, अगर किसी काम के लिए बहुत देर तक झुके हुए हैं, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो उसका कंप्लेंट बढ़ता है। जबकि अगर वो वायलेंट एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है, जॉगिंग, टेनिस, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, स्विमिंग इन्वॉल्व है, तब उसको आराम मिलता है। जैसे डिस्निया के लिए है, aggravated by sitting after sleep in room and emulated by dancing or walking rapidly। तो dyspnea that is breathlessness, तो नॉर्मली किसी को आराम, रेस्ट से आराम मिलता है और मोशन से प्रॉब्लम होता है। बट सिपिया में उल्टा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि उसमें जब बैठा रहेगा तब प्रॉब्लम है, सो रहा है यानी रेस्ट कर रहा है तब प्रॉब्लम है, रूम में शांति से है तब प्रॉब्लम है। यही अगर वो डांस कर रहा है या फिर जल्दी जल्दी चल रहा है, तो वैसे केस में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। Considered as a bad mother, they don't wash their eggs nor defend them against predators or even show any interest in the fate of their young। तो सीपिया को बैड मदर कहा जाता है कि जब वो एग्स देती है तो उसका प्रोटेक्शन नहीं करती है, कि कोई प्रेडेटर आएगा उसको खत्म कर देगा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके फेट में, कि उसका ऑफस्प्रिंग वो बनेगा कि नहीं बनेगा, वो अंडा खत्म हो जाएगा, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। सेम चीज सीपिया मदर में मिलता है, CPR patient में। The indifference of to children and to loved ones is a keynote of CPR mothers who are known to have their indifference। तो इसमें indifference बहुत important है। अपने बच्चे से, अपने रिलेटिव से indifference होगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा उससे, ये CPR में मिलता है। और इसका रुब्रिक है केंट्रीपर्टी में, इंडिफरेंस हर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन से भी CPR को इंडिफरेंस रहेगा, और ये फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है CPR का। CPR has a great ability to move backwards rapidly। तो CPR जो है वो बैक मूवमेंट भी करता है, यानी कि पीछे स्विम करना, इस तरीके से वो करता है। Likewise, CPR people are known to have an aversion to company। They avoid and escape from close emotion ties। तो इसको कंपनी से एवर्शन है, ग्रुप पसंद नहीं है, इसलिए वो सारी चीजों से भागता है। कोई भी इमोशनल कनेक्शन से वो वापस आ जाता है कि इस लेवल तक नहीं जाना है। केंट्रीपर्ट्री में है ड्रीम्स चेज्ड एंड हैड टू रन बैकवर्ड। उसमें सिंगल मेडिसिन है सीपिया, कि उसको ड्रीम आता है, लाइक उसको कोई भी चेज कर रहा है और वो उस चीज से वो भागता है, ये टेंडेंसी सीपिया में है, कि केंट्रीपर्ट्री में मेंशन्ड है। रेफरेंसेस: जेडी पाटिल, टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, मंडल एंड मंडल, अ टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, एंड इंटरनेट ऑफ कोर्स wikipedia.com। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू डॉक्टर गांधी जी। अब अपना यस। पीपीटी को हटा लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, और मैं इस पर कुछ ऐड करना चाहूँगा, थैंक क्योंकि यू। सिर्फ आपने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के इतिहास को थोड़ा सा जिक्र नहीं किया है। प्रिंसिपल्स जो है, तो एक वर्ड आता है सिक्यूट इंटेरा, SICUT इंटेरा। ये माइकल फॉकल्ट का है, जो कि ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ की कहते हैं कि रिजेम्बलेंस इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी चीज को समझने के लिए हम लोग तुलना से पढ़ते हैं, है ना, तुलना। तो ये तुलने वाली बात आई, सिक्यूट इंटेरा। इसके बाद में इसका जो मेडिसिन में यूज आया, मेडिसिन में यूज आया, वो स्विस फिजिशियन थे, पारासेल्सस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने पारासेल्सस 1493 में 1541 में इन्होंने बताया, यानी कि, और ये 17वीं शताब्दी तक इनकी बातें चलती रही, ये मेडिसिनल यूज के लिए, मेडिसिन को समझने के लिए। अब पुराने जमाने के मैथमेटिका में जो था, दवा का तो प्रूविंग होता नहीं था, तो लोग रिजेम्बलेंस के आधार पर अनुमान लगाते थे कि इसके लक्षण ऐसे होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात को बताना चाहूँगा, इस पर एक विशेष से जानकारी, एक जूता बनाने वाले का, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एक जूता बनाने वाला जिसका नाम था जैकब बॉयन, जो कि 1575-1624 में था। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, सिग्नेट्रो रेरम, 1621 शताब्दी में, 1621 में। और इन्होंने कहा कि रिजेम्बलेंस रिलेशनशिप जो है तो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से ये पुराना इतिहास है। और लेकिन मैं इस बात को भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर हेनीमैन का क्या व्यू था, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का। आपने बहुत अच्छा बताया,
और ये बात डॉक्टर हेनीमैन के मेट्रिया मेडिका प्यूरा में भी जिक्र किया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लेकिन शर्त लगाया उसका केवल आप डॉक्ट्रिन, क्योंकि आप देखे थे जो प्री हेनीमेनियन मेट्रिया मेडिका है, ये जो पहले वाले मेट्रिया मेडिका में है, उसका जो बेसिक जो आधार है वो रिजेम्बलेंस के आधार पर है। जैसे आपने बताया कि किसी पत्ते का, किसी पौधे का जो जूस जो है तो निकलता है वो व्हाइट कलर का अगर निकलता है तो कहते हैं कि ये उस तरह के घाव में ज्यादा यूजफुल होगा जहाँ की व्हाइट पस निकलता है। ऐसे करके वो लोग अनुमान पर किया करते थे और फिर ये अनुमान के आधार पर होता था और उसके इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं और कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव, एक्सीडेंटल प्रूविंग भी हुआ, उसके आधार पर लोगों ने किया। लेकिन डॉक्टर हेनीमैन ने जो कि प्रूविंग की बात करी तो कहा कि जब तक इस रिजेम्बलेंस को आप प्रूविंग के माध्यम से सत्यापित नहीं कर लेते हो तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का यूज जो है तो बेकार होगा। तो एक जगह पर यह फेल कर जाता है ये सिद्धांत पर। इसीलिए जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को देखते हैं इसे समझने के लिए, दवा को समझने के लिए, क्योंकि दवा को समझने के लिए हम लोग केवल मेट्रिया मेडिका को पढ़ते हैं, लेकिन मेट्रिया मेडिका में उस दवा के इतिहास के विषय में भी पढ़ना चाहिए और बहुत सारे जो मेडिकल हिस्ट्रीज हैं उसको पढ़ना चाहिए। जैसे आपने सीपिया बताया तो सीपिया की कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपिया को डॉक्टर हेनीमैन ने प्रूव किया था और हेनीमैन ने इसको कैसे प्रूव किया इसकी जानकारी आप लोगों को होगा, क्योंकि सीपिया एक पेंटर जो था, जो पेंटिंग किया करता था, उसे कुछ तकलीफ थी और बार बार दवा देने के बाद में भी वह ठीक नहीं होता। क्योंकि वो हेनीमैन से परिचित था तो हेनीमैन ने उनके घर पर देखे कि ये पेंटिंग कर रहा, पेंटिंग करने के दौरान बार बार उस ब्रश को अपने जीभ के पास ले जाता है। तो वो उनको लगा कि ये जरूर इसका कारण इसका मेंटेनिंग फैक्टर होगा और उन्होंने उसके आधार पर वहां पर सीपिया के लिए उनके लिए दृष्टिकोण बना। तो ये चीज को हम लोगों को, सीपिया का कलर भी आप देख रहे हो और कई भी देख रहे हो तो इसमें है। उसी तरह से आपने पल्सेटला का बड़ा अच्छा बताया, ये बालू वाले स्थान पर पाया जाता है। तो बालू वाले स्थान में क्या होगा, बालू में तो पानी नहीं मिलता है, वहां पर पौधा कैसे जीवित रहेगा, कम से कम प्यास हो। इसलिए सीपिया पल्सेटला हम लोग कहते हैं कि थर्स्टलेस होता है ना, और थर्स्टलेस इसलिए होता है कि वो अपने अंदर में वाटर स्टोर कर लेता है, जैसे पानी बरसात स्टोर करके रखा और उसी पर जीता रहा, चलता रहता है। यही आधार है हम लोगों को सीपिया को, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का। और आपने जितनी भी दवाइयों को बताया वो बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग को इसमें ध्यान देना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और आपका एक सवाल था, इन्होंने कहा था एक्सलेंट सेशन सभी ने कहा है, डॉक्टर इन्होंने पूछा है कि इसके रेफरेंस पे बुक जो है सो रेफरेंस में, तो आपने रेफरेंस कुछ नहीं दिया है, रेफरेंस आपके स्लाइड्स में था ही, तो मैं समझता हूँ कि इस पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग ये जो रिजेम्बलेंस है जवाब को मेमोराइज करने, है ना, कहते हैं कि मेट्रिया मेडिका को पढ़ने के कई एक तरीके होते हैं, तो तरीकों का यूज आप कैसे करोगे, उसमें एक तरीका यह भी है मेट्रिया मेडिका को समझने का, जैसे कीनोट्स में लोग पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो उसी तरह से एक तरीका होता है रिजेम्बलेंस के आधार पर सब पढ़ना। ये एक माध्यम बनता है मेडिसिन को समझने। लेकिन एक बात का ध्यान हम लोगों को अवश्य रखना चाहिए कि जब हम रिजेम्बलेंस की बात करते हैं तो क्या वह ड्रग प्रूविंग, ओरिजिनल ड्रग प्रूविंग से उसका संबंध होता है कि नहीं। अगर ये संबंध होता है तो हम लोगों के लिए उपयुक्त होगा, अन्यथा ये जो है तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो इसको आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करना है, इसको रियलिटी के आधार पर चलना है, ऐसा डॉक्टर हेनीमैन का मानना था। तो वैद्य जी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इसके लिए आपको धन्यवाद है। और मैं अगर कुछ आप इस टॉपिक पर और कुछ ऐड करना चाहती हैं, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया है, या इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आगे वाले सेशन में, क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयों का जिक्र किया है, उसी तरह से कुछ और दवाई को बताइए, एक सेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर पर लीजिए तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोगों का सेशन आज समाप्त होता है
और हम लोग अपने इस सेशन को इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करते हैं एंड डॉक्टर इंग्लिश सेशन के पोस्ट ऑन है डॉक्टर धनेश हैज जॉइंड and this session is handed over to Dr. Dinesh and over to you Dr. Dinesh, you can start your session now.